Hello dear students, here our next lecture of class 10th subject biology chapter 3rd. Okay, so here our next chapter, how do organisms reproduce? Organisms reproduce कैसे करते हैं? Reproduce means अपने ही जैसे young ones का formation करना. ओके तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है या रिप्रोड्यूस का मीनिंग क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने जैसे यंग वंस का या अपने जैसे सिमिलर और आइडेंटिकल यंग वन का फॉर्मेशन करता है तो उसे रिप्रोडक्शन री मीन्स दोबारा, प्रोड्यूस मीन्स प्रोड्यूस करना, ठीक है, बनाना, तो यानी कि रिप्रोड्यूस करना। तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग होता है, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन before we discuss mechanism of reproduction we have to know about the reproduction, ठीक है, हमें पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट एक स्पीसीज है, वो अपने ही जैसे सिमिलर यंग वन का फॉर्मेशन करती है, उसे हम क्या कह देते हैं? रिप्रोडक्शन कह देते हैं। तो जैसे कि आपकी बुक में दिया है, बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म्स बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस लेट अस आस्क अ मोर बेसिक क्वेश्चन। तो हमें थोड़े बेसिक क्वेश्चंस दिए गए हैं रिप्रोडक्शन की मैकेनिज्म पढ़ने से पहले। तो सबसे पहले, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? तो ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस होने की जरूरत क्यों है? तो एक बेसिक सा क्वेश्चन ये है, क्योंकि अगर कोई भी अच्छा सपोज कीजिए ह्यूमन बीइंग्स अगर रिप्रोड्यूस नहीं करते, मीन्स कि अगर मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, 100 ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन है, यानी कि एक जगह या पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 100 ह्यूमन बीइंग है, मेल और फीमेल दोनों ही इंक्लूड हैं। अगर उनमें से कोई भी अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, अपने जैसे एग्जैक्ट सिमिलर को प्रोड्यूस नहीं करेगा, यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो क्या होगा? कितने साल तक वो 100 लोग रहेंगे? 50 साल, 60 साल, चलिए 100 साल तक हम मान लेते हैं। तो 100 साल बाद तो वो जो ह्यूमन की जो स्पीसीज है वो खत्म हो जाएगी ना। तो सबसे बेसिक या सबसे मेन चीज तो ये है ऑर्गेनिज्म के रिप्रोड्यूस होने का कि वो पर्टिकुलर स्पीसीज कंटिन्यूटी रखती है, वो पर्टिकुलर स्पीसीज सालों मिलियन ट्रिलियंस ईयर तक क्या रहेगी? जिंदा रहेगी या अर्थ में रहेगी, अपने जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते करते, मीन्स कि वो स्पीसीज खत्म नहीं होगी। एक तो स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। देखते हैं आपके बुक में क्या दिया है। आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, मीन्स कि रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, खुद जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बट अनलाइक द इसेंशियल लाइफ, जैसे कि जिंदा रहने के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है, हमें रेस्पिरेशन की जरूरत है, हमें एक्सक्रीशन की जरूरत है, बट रिप्रोडक्शन तो ऐसा कहीं से कहीं तक क्लू नहीं मिलता हमें कि अगर आपको सर्वाइव करना है या आपको जिंदा रहना है तो आप क्या कीजिए? रिप्रोडक्शन कीजिए, ऐसा तो कहीं नहीं है, ठीक है। तो इसका रीजन यही है, स्पीसीज की कंटिन्यूटी, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड, इफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल, जबकि दूसरी तरफ अगर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है जो और ज्यादा मोर इंडिविजुअल को क्रिएट कर रहा है, तो अ लॉट ऑफ इट्स एनर्जी विल बी स्पेंड, इसमें क्या होगी? एनर्जी स्पेंड होगी, ठीक है, इन द प्रोसेस। सो व्हाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन अ प्रोसेस इफ डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव? तो क्यों वो अपनी एनर्जी को वेस्ट करता है, क्यों वो अपनी एनर्जी यूज करता है, क्यों अपनी वो जान पे खेल जाता है अपनी नई ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए, जबकि ये तो जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर इन द क्लासरूम। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता अगर हम ये क्लासरूम में ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होते। तो आई थिंक कि सब अपने अपने व्यूज़ रखते, अपने अपने हिसाब से आंसर्स देते आप लोग। तो चलिए कोई बात नहीं। तो वट एवर द आंसर टू द क्वेश्चन, जो भी इसका आंसर होता आपके लिए, इट इज ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। हम नोटिस कर पाते हैं ऑर्गेनिज्म को क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके पास कैपेसिटी है रिप्रोड्यूस करने की, वो दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। और इफ दे वर टू बी ओनली वन, अगर वो सिर्फ एक होते तो नॉन रिप्रोडक्टिव मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, इट इज डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस इट्स एक्सिस्टेंस। तो अगर वो एक ही होता और वो भी रिप्रोड्यूस नहीं करता तो डाउट रहता। डाउट क्या, ऑब्वियस सी बात है, हम उसको उसके डेथ के बाद दूसरा उसका जैसा स्पीसीज हम देख ही नहीं पाते। इसीलिए बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं हमारे अर्थ में जो कि एक्सिडेंट हो चुकी हैं, जो कि खत्म हो चुकी हैं। उनका एक रीजन शायद ये रहा होगा कि मेल या फीमेल में से किसी एक की कंप्लीट
ख़त्म हो गए। एक तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम जैसे अगर एनिमल्स की बात करें तो जंगल के जंगल हम काट रहे हैं, हम खाने के लिए शिकार करते हैं, हम ऐसे ही मार देते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को, तो उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जैसे कि जैसे हम क्या करते हैं, लैदर वगैरह के लिए मार देते हैं एनिमल्स को, तो धीरे धीरे उनकी स्पीसीज खत्म हो जाती है। और मे भी हो सकता है वो रिप्रोड्यूस ना करते हैं, फिर बाद में दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं और एक टाइम आ रहा है कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल उसमें बच जा रहा है उस ग्रुप का, और थोड़े टाइम बाद उसकी डेथ हो जा रही है, तो हम उसे भी नहीं देख पा रहे हैं, उसकी स्पीसीज ही कम्प्लीटली खत्म हो गई है। तो वही यहाँ पे कहा गया है, हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। हमें कैसे पता चलता है, हम कैसे पहचानेंगे या कैसे हम जानेंगे कि जो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है वो एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर। नॉर्मली हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के जैसे दिखते हैं। दस रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्फ। तो जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जो नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं उनकी तरह जो कि रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम फर्दर आगे बढ़ें, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी। हम थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में और डिटेल जानेंगे। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये हमारा बायो का 3rd चैप्टर, साइंस का 8th चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन of the same species is called reproduction। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग हो गया कि अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना। हावेवर रिप्रोडक्शन इज नॉट अ, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है लाइफ प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। अब इम्पोर्टेंस क्या है, फिर हम जानते हैं, हमसे जो पूछा गया क्यों जरूरी है, इम्पोर्टेंस अगर हम जाने, इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन, जबकि जिंदा रहने के लिए या जैसे हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, जैसे हमें एक्सक्रीशन की रिक्वायरमेंट है, रेस्पायरेशन की ज़रूरत है, डाइजेशन की ज़रूरत है, तो वैसे तो हमें रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है ही नहीं सर्वाइवल के लिए। फिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या क्यों ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं, क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं, हाउ, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, पढ़ने से पहले हमने क्यों पढ़ना है, वाई पढ़ना है। ठीक है, वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ना है, इससे पहले कि आप पढ़ें हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो ये है कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। तो वो पर्टिकुलर स्पीसीज की जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले of life on this earth. Okay, next one, addition of new species, न्यू स्पीसीज कैसे, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, transfer of genetic information from one generation to the next।
रिप्लेसमेंट ऑफ डेड स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस हो सकते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन के। रिप्रोडक्शन जरूरी हो सकता है मेनली इन चीज़ों के लिए। तो अब यहाँ पे जब हमने पढ़ लिया कि हाँ रिप्रोडक्शन हमें पता चल गया कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज है, इंपॉर्टेंस हमें पता चल गया, तो थोड़ा सा पढ़ते हैं आइडेंटिकल एंड सिमिलर कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपकी बुक में दिया गया है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है ना वो अपनी जैसी सिमिलर कॉपीज का प्रोडक्शन करता है, सिमिलर कॉपी वो फॉर्मेशन करता है। मीन्स कि अगर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़े से कीवर्ड्स के बारे में हम जान लेते हैं, थोड़े से क्या क्या हमने चैप्टर में जानना है उसके बारे में, या चैप्टर के बीच में हमारे कौन कौन से वर्ड्स आने वाले, अगर उनके बारे में हम जान लें तो हमें सीखने में आसानी रहेगी। तो इसीलिए आइडेंटिकल एंड सिमिलर कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा डीएनए कॉपी की हम बात करेंगे। डीएनए जो कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है अपनी सिमिलर कॉपीज को, जिसकी वजह से वो अपने जो भी यंग वन है वो अपने पेरेंट्स की तरह नजर आता है, या जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है वो अपने जैसे सिमिलर यंग वन को प्रोड्यूस करता है, या अपने जैसे सिमिलर या आइडेंटिकल जो ऑफस्प्रिंग है उसके वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सिमिलर होते हैं, कभी कभी होता है आइडेंटिकल। देखिए सिमिलर और आइडेंटिकल में बहुत डिफरेंस होता है। सिमिलर मीन्स कि दिखने में थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी शो कर रहा है, आइडेंटिकल मीन्स एग्जैक्ट कॉपी। आइडेंटिकल का मीन होता है बिल्कुल जैसे जेरोक्स कॉपी होती है ना, जेरोक्स में क्या होता है, जैसे अगर मैं इस पेज का जेरोक्स कराऊंगी तो जो जो मैंने लिखा है सेम वैसा ही छपेगा, है ना, या जितना बड़ा पेज है मेरा उतना ही आएगा। लेकिन सिमिलर में ऐसा नहीं होता है। सिमिलर में आप बोलेंगे अच्छा हाँ मेरे नोट्स भी तुम्हारी तरह ही हैं थोड़े बहुत। सिमिलर में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी शो होती है, थोड़ा बहुत समानताएं हमें देखने को मिलती है, जबकि आइडेंटिकल का मीनिंग होता है एग्जैक्ट सेम, बिल्कुल जैसा है वैसा हूबहू जेरोक्स कॉपी वो होती है। तो कभी कभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अब वो ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग टाइप का होगा जो कि सिमिलर और आइडेंटिकल शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि अगर इफ द बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर, अगर बॉडी डिजाइन सिमिलर है तो इसका मतलब कि जो ब्लूप्रिंट्स है वो भी सिमिलर होगा। ब्लूप्रिंट्स डीएनए में प्रेजेंट रहते हैं, उसको ब्लूप्रिंट्स कहा जाता है। मीन्स कि सिमिलर के लिए ब्लूप्रिंट्स का यूज किया जाता है, वो क्या होगा, वो भी सिमिलर होना चाहिए। दस रिप्रोडक्शन एट इज मोस्ट बेसिक लेवल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट्स ऑफ बॉडी डिजाइन। तो रिप्रोडक्शन एक बहुत बेसिक लेवल है जिसमें कि कॉपीज जो इन्वॉल्व होती है रिप्रोडक्शन के लिए, ब्लूप्रिंट्स के लिए, बॉडी डिजाइन के लिए, वो उसमें मतलब कि रिप्रोडक्शन के बिना ये नहीं हो सकता है। तो मतलब आइडेंटिकल एंड सिमिलर कॉपीज में हमने ये पढ़ा कि या तो वो एग्जैक्ट सिमिलर हो सकता है या वो थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी शो कर सकता है। ठीक है, या तो आइडेंटिकल हो सकता है या एग्जैक्ट कॉपी वो शो कर सकता है अपने जैसे पेरेंट की या जो उसके ऑफस्प्रिंग होंगे वो। ठीक है, अब देखिए बात आती है क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया होगा ना, ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। सिमिलर इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि बॉडी डिजाइन सिमिलर होता है। इफ बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर द ब्लूप्रिंट फॉर दीज डिजाइन शुड बी सिमिलर। तो अगर ब्लूप्रिंट सिमिलर है तो बॉडी के डिजाइन भी सिमिलर होंगे। दस रिप्रोडक्शन इज एट मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ ब्लूप्रिंट बॉडी डिजाइन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इसके लिए बेसिक लेवल है। जैसे कि 9th में हम पढ़ के आ चुके हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं। क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। हम 9th क्लास में हमने थोड़ा बहुत आइडिया इसका ले लिया था कि कुछ डीएनए नाम की कोई चीज होती है जो कि सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहती है और उसमें प्रेजेंट रहते हैं क्रोमोसोम्स। मीन्स की क्रोमोसोम्स भी उसमें प्रेजेंट रहते हैं और वो क्या करते हैं, एक हेरिडिटी का ट्रांसफर, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस का काम करते हैं। इनहेरिटेंस का मीन्स होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इंफॉर्मेशन लेके जाना। अब कैसे इंफॉर्मेशन, ऐसी बाहर वाली इंफॉर्मेशन नहीं कि पिछले जनरेशन वाले ने कुछ कहा था और उन्होंने बताया नेक्स्ट जनरेशन वाले को। बॉडी के अंदर होने वाले जो चेंजेस हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पे, जो हम अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जो हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं, तो वो जो जीन्स जाते हैं ना, वो जो डीएनए जाता है ना कॉपी होके, वो इन्फॉर्मेशन है। बाहर वाली इन्फॉर्मेशन नहीं कि हमने एक को इन्फॉर्मेशन दी दूसरी, ये वाली नहीं। बॉडी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, किस टाइम पे होती है ये, रिप्रोडक्शन के टाइम पे। जिस टाइम पे जायगोट फॉर्मेशन हो रहा होता है, जिस टाइम पे मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाते हैं, उस टाइम पे ये जो
इंफॉर्मेशन है वो ट्रैवल होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, ठीक है, या डीएनए उसे कैरी करके लेके जाता है। तो इसके बारे में हमने पढ़ना है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज इन द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन। और जो डीएनए होता है वो प्रोटीन्स को बनाने के लिए एक इंफॉर्मेशन सोर्स का काम करता है, और प्रोटीन का बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है बॉडी में। तो इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है तो अलग टाइप का प्रोटीन बनेगा। अब देखिए, जैसी इंफॉर्मेशन पेरेंट से मिल रही है, अगर सेम इंफॉर्मेशन आई तो प्रोटीन वही बनने वाला है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ ना, प्रोटीन का मॉलिक्यूल वहां पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड टू एलर्टेड बॉडीज डिजाइन। तो ये जो डिफरेंट प्रोटीन बनेगा ना, जो ये अलग प्रोटीन बनेगा, ये ले आएगा वेरिएशन। वेरिएशन मीन होता है चेंजेस, पेरेंट से बिल्कुल अलग या थोड़ा सा अलग। तो ये अलर्ट कर देता है बॉडी के डिजाइन को। हो सकता है जो पेरेंट का बॉडी डिजाइन है वो अलग, जो ऑफस्प्रिंग का बॉडी डिजाइन है वो अलग हो जाए, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे थोड़ा सा मैं आपको डीएनए के बारे में बताती हूँ, और यही चीज हमने पढ़नी है जो आपको बुक में दे रखा है। तो जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हम इसे कहते हैं, जो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, इंफॉर्मेशन सोर्स होता है प्रोटीन को बनाने के लिए। अब इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग, अब यहाँ पे होता क्या है ना, जब भी रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, तो जैसे डीएनए की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके का डीएनए हमें नजर आता है, ठीक है। अब ये डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही मैं बना रही हूँ। 2 स्ट्रैंड इसके होते हैं, ठीक है, एक ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अब ये देखिए, ये होता क्या है, जब रिप्रोडक्शन हुआ, मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज हुए तो उनका डीएनए कुछ इस तरीके से, मतलब उनका स्पर्म और एग का जो डीएनए है वो कुछ इस तरीके से कांटेक्ट में आया, और वो क्या करता है, इनकी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि ऐसे ही और बनाएगा, ऐसी ही कॉपी वो बना देगा, ठीक है। इस तरीके से वो क्या कर देगा, डीएनए की कॉपी बना देगा, मीन्स की कॉपी का फॉर्मेशन वो करता है, जिसमें कि ये इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, जीरोक्स के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को इस डीएनए से इस डीएनए, मतलब कि अगर मान लीजिए इसमें इन्फॉर्मेशन है आई कलर के लिए, आई कलर के लिए इन्फॉर्मेशन है, और ये जेरोक्स हुआ, मीन्स कि इसकी कॉपी बनी, तो आई कलर की इन्फॉर्मेशन इसमें भी तो जाएगी ना, नया डीएनए बन जाएगा। तो वही यहाँ पे है, क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस सेल कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। तो पेरेंट्स के जो फीचर हैं वो डीएनए जब कॉपी होगा तो वो उनके नई जनरेशन में जाने वाले हैं, जो उनकी नई जनरेशन है, यानी कि जो उनके ऑफस्प्रिंग होने वाले हैं उनकी जनरेशन में वो जाएगी, ठीक है। अब जब भी डीएनए खुद को कॉपी करता है ना, जब भी ये डीएनए खुद की कॉपी बनाएगा, दूसरी कॉपी बनाएगा पेरेंट बॉडी में बाय सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शन, तो ऐसे ही नहीं बन जाती है, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस यहाँ पे होती हैं, और यहाँ पे कुछ वेरिएशन आ जाते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, अगर मैं आपको जेरोक्स कॉपी से ही समझाऊं तो कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने ये लिखा है तो ऐसा हो जाएगा, कभी कभी बहुत डार्क आ जाएगा, और कभी कभी आपको हो सकता है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ ना दिखे, या हो सकता है आपको रिप्रोडक्शन लिखा हुआ ना दिखे, इसकी जगह या तो वो हट जाए या उसकी जगह कुछ और बहुत धब्बा जैसा आपको दिख जाए, तो वो क्या हो गया, वेरिएशन, चेंज। मैंने लिखा रिप्रोडक्शन था लेकिन वो हट गया, वो भी तो चेंज है ना, वेरिएशन है। तो वेरिएशन का मीनिंग ही होता है चेंज। तो कभी कभी ऐसा होता है जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है तो कुछ वेरिएशन इसमें इस नए स्ट्रैंड में आ जाते हैं, यानी कि ये कॉपी हुआ जो स्ट्रैंड होता है कुछ चेंजेस इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो जो ये वेरिएशन है वो हम ऑफस्प्रिंग में कभी कभी ऐसा होता है हम देख सकते हैं, कभी कभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन चेंजेस को देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं मैं भी आपको बताती हूँ। और साथ ही साथ इसका दूसरा इंपॉर्टेंस, डीएनए इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग का इंपॉर्टेंस ये है कि ये क्या करता है, वेरिएशन को ला रहा है, और वेरिएशंस अच्छे भी होते हैं। कुछ वेरिएशन होते हैं जो हो सकता है कि हार्मफुल हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो इस टाइप के वेरिएशन होते हैं वो अच्छे होते हैं। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये वेरिएशंस को हम देख सकते हैं। अरे हम कैसे देखेंगे, तो जब बेबी बॉर्न होगा
आप देखते हैं कि कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट सिमिलर तो होता ही नहीं है ना, मतलब सेम अपने फादर की तरह, सेम अपने मदर की तरह नहीं होता है। हाँ, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो मदर की तरह, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फादर की तरह होते हैं, है ना। तो यही तो वेरिएशन है, थोड़ा सा मदर की तरह दिख रहा है, थोड़ा फादर की तरह दिख रहा है, एग्जैक्टली किसी एक की तरह नहीं दिख रहा है, बिल्कुल आइडेंटिकल या बिल्कुल सेम किसी की तरह वो नहीं है। हाँ, हो सकता है आईज हो सकता है नोज हो, एक पार्ट है, हो सकता है एयर्स हो सकता है हेयर्स हो, वो एक पेरेंट की तरह या दोनों पेरेंट की तरह दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली किसी एक पेरेंट की तरह वो नहीं दिखता है। तो यही थोड़ा थोड़ा करके वो वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाता है। अब ये अच्छा, वेरिएशन मीन्स चेंजेस, ठीक है, चेंजेस। जो अब इन वेरिएशंस का फायदा क्या है, मैंने कहा कि इंपॉर्टेंस से होते हैं, तो इंपॉर्टेंस क्या है, इन वेरिएशन के फायदे क्या है, क्यों जरूरी है वेरिएशन होना, ऐसा क्या है इस वेरिएशन में कि हम चाहते हैं वेरिएशन हो। अब देखिए, जब डीएनए ये देखिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारा है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वन ऑफ द स्ट्रैंड इज जेनेटिक, इसमें से ये वाला स्ट्रैंड मान लेते हैं, ये क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेके जाएगा, ठीक है, मीन्स कि अगले ऑफस्प्रिंग तक ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करके लेके जाएगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसको देगा। जबकि दूसरे स्ट्रैंड में ना, ये जो दूसरा स्ट्रैंड होगा, ये इन्फॉर्मेशन नहीं ले, ये इसकी इन्फॉर्मेशन ना ले जाके कुछ चेंजेस इसमें आ जाएंगे बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू, ठीक है, जो कि वेरिएशन को कॉज करेगा। मींस कि एक स्ट्रैंड में तो सारी की सारी अपनी मम्मी पापा की जो भी इंफॉर्मेशन है वो लेके गया, दूसरे में कुछ वेरिएशंस के साथ वो जा रहा है, ठीक है। तो जब बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन हमेशा रिलेबल और नहीं होती है, इसी वजह से जो ऑफस्प्रिंग है वो सिमिलर तो होता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता है, ठीक है। यानी कि उसमें क्या होती हैं, कुछ वेरिएशन आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, जिस वजह से वो अपने पेरेंट्स की तरह आइडेंटिकल नहीं होता है बट सिमिलर होता है। जब भी डीएनए कॉपी होता है पेरेंट की बॉडी में, ये एक्यूरेट कॉपी नहीं होता है, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं वेरिएशन आते ही है। अब फिर से हम जेरोक्स कॉपी की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि अगर मैंने ये कलरफुल लिखा है तो आप कलरफुल ही, आप अगर आप नॉर्मल पेज में कराएंगे तो ब्लैक एंड वाइट भी तो आएगा ना, अगर आप कलरफुल नहीं जेरोक्स करवाएंगे तो ऐसे नॉर्मल सा आएगा, ब्लैक प्रिंट आ जाएगा या कुछ आ जाएगा। तो बस वैसा ही इसमें भी होता है, जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट जैसा पेरेंट के पास था वैसा ही बच्चे के पास भी मिले या बच्चा भी सेम वैसा ही हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे ना, मैं हेयर का एग्जांपल देती हूँ, मदर के भी स्ट्रेट हेयर हैं, फादर के भी स्ट्रेट हेयर है, ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि ऑफस्प्रिंग कर्ली हेयर वाले आ जाते होते हैं, है ना, आपने नोट किया होगा, या दोनों ही पेरेंट कर्ली हेयर वाले हैं लेकिन जो ऑफस्प्रिंग है स्ट्रेट हेयर वाला है, कोई भी कंडीशन कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो ये वेरिएशन ही तो है बेटा, जो उनके हेयर की जो इन्फॉर्मेशन थी ना, वो हेयर स्ट्रेट हेयर वाली, मान लीजिए पेरेंट्स दोनों ही स्ट्रेट हेयर वाले हैं, तो दोनों पेरेंट की जो स्ट्रेट हेयर वाला जो इन्फॉर्मेशन था वो यहाँ आया ही नहीं, उसने चेंज कर लिया उसे कर्ली हेयर में। तो ये कैसे होता है, ये आपकी आगे की क्लासेस में है, उसे क्या कहते हैं या कैसे होता है वो बाद में, ये आपकी 10th के सिलेबस में है नहीं, बस आपके उसमें वेरिएशन है। तो जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन जो ट्रैवल होगी वो सारी की सारी एग्जैक्टली सिमिलर नहीं जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो कि चेंज हो जाती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो नहीं जाती, ठीक है। अब और आपने देखा होगा कि अगर दो पेरेंट्स डार्क स्किन कलर अगर उनका है, तो जो ऑफस्प्रिंग है कभी कभी लाइट स्किन वाला होता है, तो कैसे होता है, वो भी वेरिएशन है। पेरेंट्स बहुत लंबे लंबे हैं लेकिन ऑफस्प्रिंग, दोनों पेरेंट्स लंबे हैं लेकिन ऑफस्प्रिंग शॉर्ट है या छोटा है, क्यों, वेरिएशन है। जरूरी नहीं ना सारे के सारे कॉपी हो, तो बस वही आपको बताया गया है, यही वेरिएशन है, चेंज, पेरेंट से अलग कैरेक्टर, पेरेंट से चेंज कैरेक्टर ही वेरिएशन है। तो अब इस वेरिएशन का कोई लॉस नहीं होने वाला है, स्ट्रेट हेयर नहीं है, कर्ली हेयर अगर ऑफस्प्रिंग में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो लेकिन साथ ही साथ जनरेशन टू जनरेशन कुछ अदर वेरिएशंस भी आते हैं, बॉडी अपने जो हम देख शायद नहीं पाते हैं, हमारी बॉडी में कुछ न कुछ हर जनरेशन टू हर जनरेशन चेंज आते हैं, ताकि हम अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट के बेसिस पे अपनी बॉडी को एडेप्ट कर पाएँ। और ये वेरिएशन बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर हमने अर्थ में सर्वाइव करना है, अगर हम चाहते हैं हमारी स्पीसीज कंटिन्यू रहे, तो ये जो वेरिएशंस हैं इनका होना जरूरी है। ये हमारे सर्वाइवल के रेट को इंक्रीज करेंगे, ये सर्वाइवल ऑफ फिट टू फिटेस्ट की तरफ हमें लेके जाए,
ठीक है। तो ये कुछ फायदे हैं वेरिएशन के, और ये वेरिएशन कभी कभी, अब देखिए फायदे तो हैं लेकिन कभी कभी वेरिएशन का लॉस भी हो सकता है, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम बेनिफिशियल ही होता है किसी भी स्पीसीज के लिए। लेकिन कभी जैसे कि जरूरी नहीं है कि हमेशा फायदेमंद ही हो, बेनिफिशियल ही हो, कभी कभी हार्मफुल भी हो सकता है, रिटार्ड ग्रोथ भी हो सकती है, कभी कभी मेंटल रिटार्डनेस भी इसकी वजह से, वेरिएशन की वजह से हो जाती है, बहुत छोटी और बहुत लंबी बॉडी का फॉर्मेशन भी इससे हो जाता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वेरिएशंस को अच्छा माना जाता है। तो अब देखिए कभी कभी वेरिएशन का फायदा क्या होता है ना, एनवायरमेंट में अगर ड्रास्टिक चेंजेस आ जा रहे हैं, एक्सेसिव कोल्ड और एक्सेसिव हॉट अगर हो रहा है, तो उस टाइम पे जो एक पॉपुलेशन होगी ऑर्गेनिज्म की जिसकी बॉडी में चेंजेज आ रहे थे, जनरेशन टू जनरेशन जिसकी बॉडी में चेंज आ रहे थे, जिस ऑर्गेनिज्म की, जिस स्पीसीज की बॉडी में, वही क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। अगर हम अचानक से टेम्परेचर अचानक से 1 डिग्री बढ़ जाए, सोचिए अर्थ का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री बढ़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने में, अचानक से रेज हो गया टेम्परेचर, वैसे भी डे बाय डे टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का, तो अगर अचानक से 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो वहां पर वही ऑर्गेनिज्म, वही स्पीसीज सर्वाइव कर पाएगी जो वेरिएशंस जिसकी बॉडी में आए होंगे इस एनवायरमेंटल कंडीशंस को सहने के लिए। उसकी बॉडी का डीएनए या उसकी बॉडी में प्रेजेंट जीन्स कुछ ऐसे होंगे जो कि सह सकते हैं, उससे निकल सकते हैं, उस एक्सट्रीम हॉट एनवायरमेंटल कंडीशन में भी वो रह सकते हैं, तो वो सरवाइव कर पाएगा। और जो नहीं रह सकते हैं उनकी डेथ हो जाएगी, उनकी स्पीसीज का वहीं पे खत्म हो जाएंगी उनकी स्पीसीज, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेम तो होते नहीं हैं, लेकिन डेंजर सभी के लिए रहेगा। अगर कुछ ऐसा हो गया, एक्सीडेंट होने का डेंजर सभी में रहता है। तो जैसे डायनासोर्स के साथ यही हुआ था, ये सेम कंडीशन डायनासोर्स के साथ हुई थी, क्योंकि सेम थे, उनकी बॉडी में कोई वेरिएशन नहीं आए थे। तो जैसे ही इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हुई, धीरे धीरे जो, हालांकि डायनासोर के खत्म होने की आपने एसएसटी में अलग अलग शायद थ्योरीज पढ़ी होंगी, लेकिन एक थ्योरी हमारी बायो भी कहती है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस के चेंज होना एक रीज़न माना गया, या मेट्रॉइड का फॉल होना। आपने उसमें तो यही पढ़ा होगा ना, मेट्रॉइड गिरे थे और डायनासोर खत्म हो गए, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन एग्जैक्टली तो हम कह नहीं सकते हैं, इवोल्यूशन के बेसिस पे कैसे क्या हुआ एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं। तो बायो के बेसिस पे ये भी माना जाता है कि शायद ऐसा हुआ होगा कि एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हुई और उनकी बॉडी में वेरिएशंस थे नहीं, वो नहीं सर्वाइव कर पाए उस चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन में, धीरे धीरे उनकी डेथ होने लगी और एक टाइम आया कि पूरी तरीके से खत्म हो गए अर्थ से डायनासोर, ठीक है। तो बिलियंस ईयर्स हो गए इस बात को, जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं सर्वाइव कर पाए। और ऐसे एग्जांपल अगर मैं दूं, एक बैक्टीरिया है जो कि पानी में रहता है, अगर वहाँ पे के टेम्परेचर में चेंज आ जाए, उस वाटर बॉडी के टेम्परेचर में चेंज आ जाए, जो नॉर्मल टेम्परेचर था वो टेम्परेचर या बहुत ठंडा हो जाए या बहुत गर्म हो जाए, तो क्या होगा, तो वहाँ पर वही बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएगा जिसकी बॉडी के पास वेरिएशन है, जिसकी बॉडी को पता है कि कैसे उससे निकलना है, कैसे वहाँ पे सर्वाइव करना है, ठीक है। तो आई होप कि वेरिएशन आपको समझ में आ गया। वेरिएशन का मतलब ही है चेंज होना, ठीक है, चेंजेस आना ही वेरिएशन है, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा बहुत हमने रिप्रोडक्शन भी जान लिया, फिर रिप्रोडक्शन। तो अब मैं थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखिए हमने यहाँ तक पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। अच्छा देखिए, अब इतना पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो आई डोंट थिंक कि अब आपको इसका आंसर नहीं आने वाला है। डीएनए कॉपी हो रही है, रिप्रोडक्शन में क्या इंपॉर्टेंस है बेटा, इन्फॉर्मेशन जा रही है, सेम इन्फॉर्मेशन जा रही है, सेम इन्फॉर्मेशन नहीं भी जा रही है तो वेरिएशंस हो रहे हैं। वेरिएशन का कितना फायदा ये हमने पढ़ लिया है। रिप्रोडक्शन सेम अगर जाएंगी तो वो भी अच्छा है ना। और अगर एग्जैक्टली सिमिलर ना, अगर सपोज कीजिए अगर आइडेंटिकल होते, हम अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते, हमारे जो एल्डर ब्रदर सिस्टर या यंगर जो ब्रदर सिस्टर हैं वो सेम होते, तो हम तो मतलब आप कंट्री की, अपने डिस्ट्रिक्ट की, अपने लोकल एरिया की तो भूल जाए, एक फैमिली में ही हम लोग सबको नहीं पहचान पाते, एक फैमिली में ही सबके सब सेम दिखाई देते, तो क्या ये अच्छा होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए कुछ वेरिएशंस आते हैं,
ठीक है। बॉडी में वेरिएशंस आते हैं, वेरिएशंस हमेशा आते हैं, कुछ ना कुछ चेंज हमेशा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। वेरिएशन स्पीसीज के लिए, अब देखिए यहाँ पे को हमने पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंट हमने पढ़ लिए हैं कि स्पीसीज के लिए तो बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इंडिविजुअल जो वेरिएशन को फॉर्म कर रहा है या जिसकी बॉडी में एक इंडिविजुअल की बॉडी में जो वो चेंज आया है वो अच्छा हो, ठीक है, वो उसको प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। अब कैसे, देखिए हमने कहा कि एक स्पीसीज है, बैक्टीरिया की एक स्पीसीज है, उसके 2-3 ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, उनमें से 2-3 इंडिविजुअल ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में उनकी बॉडी के पास वेरिएशन है कि वो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, बाकी की क्या हो जाएगी, फिर डेथ हो जाएगी, है ना। और उस स्पीसीज के लिए तो वो फायदेमंद होगा क्योंकि 3-4 तो उसके पास है, वही ग्रो करेंगे, वही रिप्रोड्यूस करेंगे, आगे जाके उनकी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। स्पीसीज को तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म को तो दिक्कत हुई ना, उस इंडिविजुअल को तो प्रॉब्लम हुई। क्यों? क्योंकि उनकी तो कॉलोनी खत्म हो गई, उन्होंने अकेले सर्वाइव करना है, हो सकता है उन्हें माइग्रेट करना पड़े उस जगह से, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसमें। तो ये हमने पढ़ लिया है, तो आई होप कि आप लोग ये कर लें, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइप कौन कौन से होते हैं, कौन क्या अलग अलग मेथड हो सकती है रिप्रोडक्शन की, ये हमने पढ़ना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये होते हैं 2 टाइप के, ठीक है। एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अपनी आप 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, अब आपके दिमाग में अचानक से क्वेश्चन आया होगा कि हमने ऐसा भी तो पढ़ा था, फिर फिजन होता है, बर्डिंग होती है, ये भी तो रिप्रोडक्शन का टाइप हमने पढ़ा था। तो यस, आपने ये भी पढ़ा था, आप अभी भी पढ़ेंगे इनके टाइप्स को, इनके बारे में आप अभी भी पढ़ेंगे, लेकिन वो क्या है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं, ठीक है। मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है, एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें 2 गैमेट की या 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, जिसमें एक सिंगल पेरेंट क्या करता है, अपने जैसे यंग वन का फॉर्मेशन करता है, यानी कि ऑफस्प्रिंग अराइजेस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। और जो प्रोडक्शन होता है नए ऑर्गेनिज्म का एक सिंगल पेरेंट से बिना इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल, इसमें सेक्स सेल या गैमेट्स की जरूरत नहीं होती है। कितना इंटरेस्टिंग है, किसी भी स्पर्म या किसी भी एग के रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। फिर कैसे रिप्रोडक्शन होता है ये हम पढ़ेंगे, है ना इंटरेस्टिंग, कि विदाउट गैमेट्स, तो हमने तो यही पढ़ा था कि गैमेट की रिक्वायरमेंट होती है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होता है, मेल गैमेट को स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेट को एग कहते हैं। तो अब इनका फ्यूजन नहीं हो रहा है, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नए ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, कैसे नए ऑफस्प्रिंग बनेंगे, हमने ये पढ़ना है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें कि ऑफस्प्रिंग अराइजेस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ इसमें किसी भी सेक्स सेल की या गैमेट्स की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, पेरेंट की बॉडी के एक पार्ट से, हो सकता है वो लीव हो सकता है वो स्टेम हो सकता है वो रूट हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है बॉडी का एक पार्ट हो, किसी से भी नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसे तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह दिया, ठीक है। जैसे कि बाइनरी फिजन आपने अमीबा में देखा होगा, अमीबा का आपने बाइनरी फिजन पढ़ा होगा। अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, मीन्स की अमीबा की बॉडी, अभी हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये अमीबा है, तो इस अमीबा की बॉडी 2 पार्ट में टूट जाती है और 2 अमीबा यहाँ पे को इसने बना दी, ठीक है, 2 डॉटर सेल्स ने बना दी, हो गया इसका रिप्रोडक्शन। तो कहाँ पे गैमेट आया, कहाँ पे मेल गैमेट आया, कहाँ फीमेल गैमेट आया, कुछ भी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ इसमें तो इसकी बॉडी ही 2 पार्ट में, यही बॉडी इसकी 2 पार्ट में टूट गई, तो इसके 2 पार्ट बन गए, इसको हमने डॉटर सेल बोल दिया,
है ना। तो ये है एक्चुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ऐसा ही बर्डिंग होती है हाइड्रा में, स्पोर फॉर्मेशन होता है राइजोपस में, फंगस होता है राइजोपस, रीजनरेशन होता है प्लानेरिया में, फ्रेगमेंटेशन होता है स्पाइरोगायरा में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट लाइक रोज प्लांट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये सारी चीजें आपको इतना सोचने की हेडेक नहीं लेना है, मैं सब आपको वन बाय वन आपको बताने वाली हूँ। बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे और बहुत ईजी वे में हम पढ़ेंगे। आपको लगेगा कि जब हम स्टार्ट कर रहे थे तब तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप लग रहा था, अब ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। हम बहुत ईजी तरीके से पढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेटेड हमने नहीं बनाना है, हम वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट वाइज हम पढ़ेंगे। लेकिन जरूरी ये है कि आपको रिवाइज करना है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आई थिंक समझ में आपको आ गया, ठीक है। और ये सिंपलेस्ट मेथड होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो है सिंपल मेथड होती है रिप्रोडक्शन की। ये उन ऑर्गेनिज्म में होती है जिनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जिनकी जो यूनिसेलुलर, हालांकि मल्टी सेलुलर में भी होता है, यूनिसेलुलर, नॉर्मली यूनिसेलुलर एनिमल और प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये होता है, और मल्टी सेलुलर एनिमल्स में भी ये होता है, जैसे कि हाइड्रा, प्लानेरिया। क्योंकि मल्टी सेलुलर तो होते हैं लेकिन बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। और ऐसे ही कुछ मल्टी सेलुलर प्लांट्स में, जैसे ब्रायोफाइलम और रोज प्लांट में भी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। मीन्स कि ऐसा नहीं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हमने कहा सिंपल मेथड होता है, सिंपल एनिमल्स में होता है, सिंपल प्लांट्स में होता है, तो यूनिसेलुलर मीन्स एक सेल वाले की बॉडी में होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर में भी हो सकता है और यूनिसेलुलर में भी हो सकता है, दोनों में। कैसे होगा ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग जो एराइज होता है, ऑफस्प्रिंग मीन्स न्यू यंग वन, ठीक है, यानी कि नया बेबी उनका कह सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे बेबी या इस तरीके से हम वर्ड यूज नहीं करेंगे ना, यंग वन यूज नहीं करेंगे, तो हम उनको क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो ऑफस्प्रिंग एराइज होता है फ्रॉम टू पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्सेस, ठीक है, दो पेरेंट्स जो कि अलग अलग जेंडर से रिलेट करते हैं, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, उनके गैमेट्स जब आपस में फ्यूज होंगे तो वो एक नए सेल का फॉर्मेशन करेंगे, उसे हम जायगोट बोल देते हैं। और वही जायगोट आगे जाके एक कंप्लीट ऑफस्प्रिंग का या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, जिससे कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड कहते हैं, ठीक है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे दो गैमेट का रिक्वायरमेंट होता है। एक तो हो गया मेल गैमेट, दूसरा है फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट को हम कह देते हैं स्पर्म और फीमेल गैमेट होता है एग, ठीक है। तो मेल गैमेट क्या है, स्पर्म है, और फीमेल गैमेट क्या है, एग है। तो जब ये दोनों ही इंटरकोर्स के टाइम पे जब दोनों ही मेल और फीमेल गैमेट कांटेक्ट में आते हैं, ये मेल गैमेट हो गया, ये फीमेल गैमेट, जब ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो कुछ इस तरीके से इनके जो सेल हैं ये फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और जब सेल्स फ्यूज हो जाते हैं तो एक नए सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम जायगोट बोलते हैं। और ये जायगोट अलग अलग स्टेजेस को फेस करते हुए एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में या ऑर्गेनिज्म में ये कन्वर्ट हो जाता है और फिर बॉडी से बाहर उसे डिलीवर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल ह्यूमन, फिश, फ्रॉग और हैन भी होते हैं, कैट भी होते हैं, डॉग, काउस, हॉर्स, डेयर, रैबिट, लायन, टाइगर्स, ये मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती है, ठीक है। और बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और जबकि अब हम पढ़ेंगे कैसे, अब आप पढ़ेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती होगी या क्या होता होगा, एनिमल्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, कैसे गैमेट फ्यूज होते हैं, गैमेट फ्यूज होने के बाद होता क्या है, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। इसीलिए आपका चैप्टर का नेम ही है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, कैसे अपने जैसे यंग वन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्या क्या, हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज है वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। फिर हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन के फायदे क्या क्या हैं, क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन का होना। फिर हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन के साथ साथ जब बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं तो उन चेंजेस को हम कह देते हैं वेरिएशन। मीन्स कि हमारा अपने पेरेंट्स के तरह का पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी ना होना, थोड़ी बहुत ही सिमिलरिटी को शो करना, बहुत सारी चीज़ों में उनसे अलग होना, या बहुत सारी चीज़ों में
उनके जैसे ना दिखाई देना, ऐसा क्यों होता है? तो हमने पढ़ा कि इसका एक रीजन है वेरिएशन, वो भी कब, जब डीएनए कॉपी हो रहा है तो उसका एक स्ट्रैंड तो सारी इन्फॉर्मेशन को लेके आता है, दूसरा स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जो कि पेरेंट्स के इन्फॉर्मेशन से अलग इन्फॉर्मेशन को कैरी करके लाता है और ऑफस्प्रिंग की बॉडी में वो एंटर करवाता है, जिससे कि वेरिएशंस आते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम 50, 60, 70% जितना भी पेरेंट्स की तरह हैं, लेकिन 20%, 30%, 40% तो कुछ ना कुछ इतना रहेगा हमारी बॉडी में जो हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी होगी, हमारी अपनी पहचान होगी। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा कि जो इम्पोर्टेंस है वेरिएशन के, इम्पोर्टेंस क्या है, वेरिएशन का फायदा हमने पढ़ा कि एक स्पीसीज के लिए तो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि इंडिविजुअल के लिए वो बेनिफिशियल ना हो, क्योंकि उसे फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी उसके लिए। तो वेरिएशन जब चेंजेस आते हैं बॉडी में, तो किस हिसाब से चेंजेस आते हैं बॉडी में? चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से, या बहुत सारे एस्पेक्ट में जिससे कि हम सर्वाइव कर सकते हैं उस इन्वायरमेंटल या एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है एनवायरनमेंट का, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। ठीक है, तो और फिर हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन। अब हम एग्जैक्ट या हम आए ठीक अपने टॉपिक के अंदर कि रिप्रोडक्शन हमने पढ़ना है, रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं वो हमने पढ़ना है। तो हमने पढ़ा कि दो टाइप का रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा, एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बात करी कि ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उसको सिर्फ एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट है, उसे दो पेरेंट्स या दो गैमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे मेल गैमेट फीमेल गैमेट किसी भी गैमेट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो वहां पे जो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होगा वो कैसे होगा? बॉडी के ही किसी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, और ये इसके एग्जाम्पल हमने कौन कौन पढ़े? इसके एग्जाम्पल हमने कहा कि एमीबा हो सकता है, हाइड्रा हो सकता है, राइजोपस हम पढ़ेंगे, प्लानेरिया जो कि एक फ्लैट वॉर्म होता है, स्पाइरोगायरा हो सकता है, फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक रोज प्लांट्स हो सकते हैं। फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? हमें पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि जब तक मेल और फीमेल गैमेट दोनों इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक फॉर्मेशन नहीं हो सकता है किसका? एक नई सेल का या नए ऑफस्प्रिंग का। तो इसके लिए और मेल सेल को कहा जाता है स्पर्म और फीमेल सेल को कहा जाता है एग। ठीक है, सिर्फ मेल स्पर्म और एग ही पूरी बॉडी में कैपेबल हैं एक नए सेल का फॉर्मेशन करने के लिए या नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करने के लिए। इनके अलावा ऐसा कोई भी सेल बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, ना ही मेल की ना ही फीमेल की, कि आगे जाके वो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करे। तो इसलिए जरूरी है कि स्पर्म और एग सेल ड्यूरिंग इंटरकोर्स वो क्या करें? आपस में फ्यूज हो जाएं, और फ्यूज होंगे तो नए सेल का फॉर्मेशन हो। तो इसके एग्जाम्पल हमने क्या क्या पढ़े? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल हमने पढ़ा ह्यूमंस, फिश, फ्रॉग, कैट, डॉग, हैन, टाइगर, डियर, हॉर्सेज हो सकते हैं और लायंस हो सकते हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी। ठीक है, तो अगले सेक्शन में या अगला जो हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हम 1 बाय 1 एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप हैं या किस किस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हम ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे और क्या क्या चेंजेस आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आपने रिवाइज करना है, अपनी बुक पकड़िए, एनसीईआरटी पकड़िए, रिवाइज कीजिए और ये वीडियो देखिए और इसमें जो जो चीज़ें मैंने आपको नोट कराई हैं आप नोट कीजिए, नोट्स बनाइए। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। आप पढ़िए,